नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। आज हम सुनेंगे लप्पू जन्ना का अगला किस्सा। लप्पू जन्ना, भाग 38। तुम सा इस जहां में कोई महबूब न था। बियोय। बस्ता लटकाए सड़क पर खड़ा लफत्तू मुझे स्कूल चलने के लिए बुला रहा था। मैंने जल्दी जल्दी बस्ता संभाला और जीने की तरफ लपका। दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने माँ बाबू को आवाज लगाई, लेकिन वे भी घर पर नहीं थे। मैं छत के रास्ते होता हुआ बंटू लोगों के घर की तरफ से बाहर निकलने के इरादे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वहां भी दरवाजा बंद था। मैंने उसे जोर से भड़बड़ाना शुरू किया। इस मौके पर मेरी आंख खुली और सपना टूट गया। मैं रामनगर में नहीं, नैनीताल के अपने स्कूल की जूनियर डॉर्मेट्री में 40 बच्चों के साथ सो रहा था। बरसातों के मौसम में जिस दिन बाबू मुझे स्कूल छोड़ने आए, नैनीताल में घना कोहरा लगा हुआ था। बस अड्डे से मेरा संदूक, अटैची और बिस्तरबंद एक नेपाली कुली ने उठाया। उसके बाद मैं न जाने कितनी देर तक बाबू के पीछे पीछे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ता उतरता रहा। स्कूल बहुत दूर, बहुत ऊंचाई बनाया गया था। आखिरकार जब वहां पहुंचे तो चारों तरफ सिवा कोहरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्कूल का विशाल परिसर जूनियर और सीनियर हिस्सों में बांटा हुआ था। जूनियर हॉस्टल में मुझे सामान सहित जमा करवाकर बाबू चले गए, तो मैंने पाया जिस हॉल में वे मुझे छोड़ गए थे, वहां मुझ जैसे कोई आधा दर्जन बच्चे रुआ से बैठे हुए थे। एक बड़ा बच्चा कहीं से आया और हमें हॉस्टल में रहने के नियम कायदे बतलाने लगा। फिर मैट्रन दीदी आई और उन्होंने बहुत प्यार से एक एक कर हमसे हमारे नाम वगैरह पूछे। डॉर्मेट्री में ले जाकर हमें बेड अलॉट किए गए और बिस्तर लगाना सिखाया गया। कई तरह के बच्चे कई तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे। उन्होंने कुछ देर तक हमें उत्सुकता से देखा, फिर अपने कामों में लग गए। अकेला होते ही मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। गीली हवा, लालटीन की छतों और चीड़ देवदार के सोते हुए पेड़ों के आगे हर चीज कोहरे में लिपटी हुई थी। मुझे घर से दूर अकेला छोड़कर बाबू रामनगर जा चुके थे। पहला एहसास यह हुआ कि मुझे कोहरे के समुद्र में किसी निर्जन द्वीप पर रहने की सजा दे दी गई थी। इसीलिए तुम्हें हॉस्टल भेज रहे हैं। दीवार घड़ी 4 बजा रही थी। लाल सिंह की दुकान पर दूध बिस्कुट सूतते हुए बंटू और बागड़ बिल्ला मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे। मुरादाबाद के अस्पताल में लेटा लफत्तू मुझे याद कर रहा होगा। घर पर माँ रो रही होगी। रुलाई छूट गई। वहां चुप कराने वाला कोई न था। सबसे ज्यादा याद लाल सिंह की आई, जो मुझे विदा करने बस अड्डे तक आया था। छत पर चढ़े मुस्तफा को संदूक और बिस्तर बंद भी उसी ने पकड़ाया था। मेरे बस में चढ़ने से पहले उसने मेरे हाथ में 5 रुपए का नोट थमाया। अच्छे से रहना यार। आंखें पोंछता वह मेरी तरफ देखे बिना वापस लौट गया था। हॉस्टल की दिनचर्या का पालन किया जाना था, जिसमें सुबह 4:30 बजे उठने से रात 8:30 बजे सोने के बीच सैकड़ों तरह के काम होते थे। उतनी ही बार अटेंडेंस भी होती। 2-3 दिन में उसकी आदत पड़ गई। नियम के मुताबिक इतवार को नाश्ते के बाद हमें अपने घर वालों को चिट्ठी लिखनी होती थी। सारे बच्चों को एक एक खाली अंतर्देशीय पकड़ाया गया। माँ बाबू को संबोधित कर मैंने चिट्ठी में अपनी दिनचर्या के बारे में विस्तार से लिखा और बताया कि मैं खुश था। चिट्ठी के आखिर में मैंने लफत्तू की तबीयत के बारे में पूछा। नैनीताल के स्कूल में न नहर थी, न आम का बगीचा। खेल के 3 मैदान जरूर थे, लेकिन किसी की भी बगल में न बौने का ठेला लगता था, न कोई पिक्चर हॉल था। हर हफ्ते स्कूल के विशाल ऑडिटोरियम में पिक्चर दिखाई जाती और नाश्ते में हफ्ते में 3 बार साबूदाने की खीर मिला करती। स्कूल के अलावा हॉस्टल की लाइब्रेरी में भी दुनिया भर की किताबें और पत्रिकाएं थीं, जिन्हें खाली समय में पढ़ा जा सकता था। हम कोट टाई पहनकर क्लास पढ़ने जाते, निक्कर टी शर्ट में खेलते और नाइट सूट पहनकर सोया करते।
डॉर्मेट्री में नंगे पैर देख लिए जाने की सूरत में पिछाड़ी पर एक डंडा पड़ने की सजा नियत थी। दिन में 2 पीरियड हॉबी के होते थे, जिनमें मिट्टी के खिलौने बनाने से लेकर तबला बजाना तक सीखा जा सकता था। हमारी दिनचर्या में इतने सारे काम दूर से गए थे कि घर की याद करने का समय तक निकालना पड़ता था। पिताजी की पहली चिट्ठी आई। उन्होंने घर के हाल लिखे थे और लफत्तू के पिताजी के हवाले से बताया था कि उसकी तबीयत सुधर रही थी और वह जल्दी वापस रामनगर लौटने वाला था। घर चिट्ठी लिखने और पिताजी का जवाब आने के इस साप्ताहिक सिलसिले की इकरसता टूटती जब किसी और की लिखी चिट्ठी पहुंचती। कभी मेरी कोई बहन चिट्ठी भेजती, कभी कोई मामा या चाचा। पिताजी किसी चिट्ठी में लफत्तू की तबीयत का हाल लिखते, कभी भूल जाते। खूब सारे नए दोस्त बन गए थे। मैंने उनके बीच लफत्तू को एक सर्वशक्तिमान नायक के तौर पर स्थापित कर दिया था। वे सब लफत्तू से मिलना चाहते थे। स्कूल में मेरा तीसरा महीना चल रहा था जब लफत्तू की चिट्ठी आई। लिफाफे के ऊपर उसकी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग को मैं देखते ही पहचान गया। चिट्ठी बहुत छोटी थी और उसने नहीं, उसकी बहन ने लिखी थी। लिखा था, लफत्तू मुरादाबाद से ठीक होकर लौट आया था और उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। उसे मेरी याद आती थी और वह छुट्टियों में मेरे रामनगर आने का इंतजार कर रहा था। पेट के भीतर से खुशी उठती महसूस हुई। लफत्तू लौट आया था। मैंने कई बार चिट्ठी को पढ़ा। नवंबर के आखिरी सप्ताह में जाड़ों की 3 माह लंबी छुट्टियां पड़ती थीं। लफत्तू की चिट्ठी मिलते ही मैं उससे मिलने को बेचैन हो गया। मैंने डायरी निकालकर दिन गिने। 40-42 दिन बचे थे। इतवार को मैंने एक अतिरिक्त अंतर्देशीय मांगा और लफत्तू को लंबा जवाब लिखा। नए स्कूल की बातें बताई। छुट्टियों से पहले छमाही इम्तिहान होने थे, जिनकी तैयारी में बार बार कोर्स दोहराया जाना होता था। जाड़े आने पर स्कूल की दिनचर्या में यह बदलाव हुआ कि सुबह की पीटी बंद हो गई और हम उस समय भी पढ़ाई किया करते। एक बार छोटी बहन की चिट्ठी आई जिसमें बताया गया था कि कुछ दिन पहले जीना तमान की शादी हो गई थी। बारात कहीं पहाड़ से आई थी और दावत में खूब आइसक्रीम खाने को मिली थी। यह भी कि नसीम अंजुम ने उसे चिट्ठी भेजी थी और मेरा पता मांगा था। बहन ने उसका पता भी लिख भेजा था। नसीम अंजुम और जीना तमान के जिक्र से मेरे भीतर बसने वाली मजनू की आत्मा ने जागने की कोशिश की, लेकिन इम्तहानों के दबाव और नैनीताल की कड़क ठंड ने उसे फिर से सुला दिया। आखिरकार इम्तहान निबट गए। अगले दिन घर जाना था। पिछली चिट्ठी में बाबू ने बता रखा था कि व्यस्तता के चलते वे मुझे लेने नहीं आ सकेंगे। नैनीताल में रहने वाले मामा को जिम्मा सौंपा गया था कि मुझे रामनगर जाने वाली बस में बिठा दें। स्कूल से बस के टिकट और रास्ते के खर्च के लिए पैसे मिले। असेंबली में प्रिंसिपल साहब ने बताया कि घर जाते हुए हमें रास्ते भर अपने व्यवहार से स्कूल की इज्जत का ध्यान रखना था। असेंबली के बाद मुझे मामा के सुपुर्द कर दिया गया। सारा सामान भी साथ लेकर जाना होता था। हमें स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर यात्रा करने की हिदायत थी। सो मैं बैज लगा नीला कोट, सलेटी पतलून, काले जूते और टाई पहनकर बस में बैठा। मामा ने रास्ते पर सावधानी बरतने को लेकर छोटा मोटा भाषण दिया और बस के ड्राइवर कंडक्टर से मेरा ध्यान रखने को कहा। घने जंगलों से होकर गुजरने वाले नैनीताल कालाढूंगी मार्ग में अनगिनत घुमाव पड़ते थे। उनकी वजह से पहले पेट चकराया, लेकिन बाद में नींद आ गई। बस रुकी तो देखा कालाढूंगी आ गया था। वहां से रामनगर तक का रास्ता मैदानी था और घंटे भर के भीतर बस रामनगर के बस अड्डे पर लग गई। बाबू लेने आए थे। बाबू को देखते ही आंखें छलक गईं। उन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया। ठेले वाले ने छत से मेरा सामान उतारकर लाद लिया था। बाबू ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। बस अड्डे वाली सड़क छोड़ते ही खेल मैदान दिखाई देना शुरू हो गया। असंख्य बच्चे असंख्य तरह के खेल खेल रहे थे।
कुछ किराए की साइकिलें चला रहे थे। मेरी निगाहें लफत्तू को खोजती थीं। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म से आकर्षित होकर कुछ बच्चे खेलना छोड़ जुलूस की शक्ल में मेरे पीछे चलने लगे। मैंने निगाह उठाकर उनकी पोशाकों और पैरों को देखा। उनके मुकाबले मैं वाकई अजनबी लग रहा हूँगा। घर दिखने लगा था। मैं उन कहानियों को मन ही मन दोहराने लगा जिन्हें मैंने आने वाले दिनों में अपनी माँ, बहनों और दोस्तों को सुनाना था। अचानक लफत्तू दिखा। वह मैदान के बीच वाले हिस्से में एक छोटे बच्चे को साइकिल पर कैंची चलाना सिखा रहा था। मैंने बाबू से उसके पास जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने मना नहीं किया। तेज कदमों से चलता हुआ मैं अचानक उसके सामने जा खड़ा हुआ। वह हकबका गया। ओ बेटे, कहते लफत्तू ने साइकिल छोड़ दी। शागिर्द बच्चा कैंची चलाता आगे निकल गया। फिर बिना कुछ बोले वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा। अपार खुशी उसके चेहरे के कोनों तक पसर गई थी। मेरा चेहरा भी वैसा ही हो रहा होगा। उसने मेरे कोट पर लगे बैज को छुआ, फिर टाई को। ओ बेटे, नैनताल दाके बला अंग्रेज बन गया था ले। मैंने गौर से देखा। वह खासा कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी। उसकी पिचकी नाक टपकने को तैयार थी। आस्तीन से उसे पोंछकर उसने कहा, इसको बाहर निकाल के दे। वह मेरी टाई की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने टाई निकालकर उसके गले में बांध दी। ये भी दे। अब कोट की बारी थी। गंदी पड़ चुकी नेकर कमीज और हवाई चप्पल के ऊपर उसने कोट भी पहन लिया। हमारे चारों तरफ लड़कों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। साइकिल वाला छोटा बच्चा संभवतः उसका नवीनतम शागिर्द था। साइकिल चलाना रोककर वह भी हमें ताक रहा था। ये मेला थप थे पक्का दोस्त ए बेटे। नैनीताल में पलता है, नैनीताल में। लफत्तू ने बच्चे के हाथ से साइकिल ली और तेजी से गोल गोल चक्कर काटने लगा। उसकी पहनी टाई हवा में लहराने लगी। उसने खुश होकर उन्हीं दिनों लोकप्रिय हुए एक गाने की पैरोडी गाना शुरू कर दिया। नैनीताल थे आया मेरा दोस्त, दोस्त को छलाम कलो। सारे बच्चे हंस रहे थे। लफत्तू खुश था, मैं खुश था, सारा संसार खुश था। गोल चक्कर काटता लफत्तू अपनी पुरानी रौ में आकर उहू 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 करने लगा था। अगर खुशी का कोई ठोस रूप होता था तो वह मेरे सामने था। मुझे अपना समूचा अस्तित्व रुई की तरह हल्का होता महसूस हुआ। सामने से बत्ती सी दिखाता भागता लाल सिंह आ रहा था। बागड़ बिल्ला, बंटू, जगुआ और सत्तू उसके पीछे थे। आसमान से फूल झरने लग गए थे। और इसी के साथ लप्पू जन्ना का यह मजेदार सफर यहीं समाप्त होता है। दोस्ती, बचपन, मासूमियत और यादों से भरी इस कहानी ने कभी हंसाया, कभी रुलाया और कई बार हमें अपने ही बचपन की गलियों में वापस ले गई। अगर यह पूरा सफर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने कहानी का कोई भी भाग मिस कर दिया हो तो इस कहानी का कंप्लीट ऑडियो बुक हमारे चैनल कहानियों के सफरनामे पर उपलब्ध है। पूरा सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। और हाँ, अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर सजेस्ट करें। सब्सक्राइब करें कहानियों के सफरनामे को ताकि आने वाली नई कहानियों से जुड़े रह सकें। इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया के साथ। धन्यवाद।